हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हमने जो यूनिट 2 स्टार्ट की है उसमें हम 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन। और लेक्चर 2 और 3 था हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो आपको ये कह के पढ़ाया है कि इम्पॉर्टेंट है, कंप्लीट यूनिट 2 उसी मेथड पर डिपेंड है। तो ये चीज़ अभी आप देखेंगे जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रही हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने जो मेथड सीखा है उसका कम्प्लीटली यूज़ आप यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर हम जो आज टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। और वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का जो क्वेश्चन आता है वो नेम से आता है क्वेश्चन। तो आज सबसे पहले इस लेक्चर में मैं ये बता रही हूँ कि ये जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है ये पीडी में इक्वेशन क्या है और हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही करेंगे। तो इसीलिए लेक्चर 2 और 3 का वीडियो देखना और उसे समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि यूनिट 2 से आपको बिल्कुल सॉलिड मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं। आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लें तो आप यूनिट 2 से कंप्लीट फुल मार्क्स ले सकते हैं। यहाँ कोई भी एरर के चांसेस आपसे नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं लेने जा रही हूँ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। सिर्फ वेव इक्वेशन पूछा जाता है एग्जाम में, सेक्शन ए में आता है राइट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो आपको सिर्फ ये इक्वेशन लिखना है और ये सिर्फ इतना पार्ट 2 मार्क्स का आता है। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट मिलाकर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का तैयार हो जाता है। और अगर आप एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार कर लें तो वहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो टॉपिक को और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगर सिंपल ये पूछा जाए राइट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, तो आप अपना आंसर करेंगे del 2y ओवर del t स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर del 2y ओवर del x स्क्वायर। इट्स अ PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ये रिप्रेजेंट करता है वन डायमेंशनल वेव को। अब इसी में कभी कभी ये पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन ये आ जाता है, क्वेश्चन लिखा आता है क्लासीफाई वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्लासीफाई करिए। तो क्लासिफिकेशन हमने यूनिट 2 के लेक्चर 1 में पढ़ा है, जहां हमने इक्वेशन को क्लासीफाई करना सीखा था, पैराबोलिक, इलिप्टिक और हाइपरबोलिक। तो अगर मुझसे इसका क्लासिफिकेशन पूछ लिया गया तो मुझे इस इक्वेशन को लिखना होगा del 2y अपॉन del t स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर del 2y अपॉन del x स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखना होगा। और उसके बाद हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसका क्लासीफाई करके आंसर देंगे। आपके पास इक्वेशन आ गई del 2y ओवर del t स्क्वायर माइनस c स्क्वायर del 2y अपॉन del x स्क्वायर। क्लासिफिकेशन में हमारे पास ओनली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का ही रोल होता है। तो देखिए t के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो ये जो इसका कोफिशिएंट है दिस इज वैल्यू ऑफ a। x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो जो इसका कोफिशिएंट है दिस इज वैल्यू ऑफ कैपिटल C। अब आता है हमें वैल्यू निकालनी होती है b की। b क्या होता है? b आपके पास होता है दोनों वेरिएबल की मिक्सिंग, वो हमारे पास है नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b की वैल्यू क्या है? मेरे पास 0 है। तो जब हम फाइंड आउट करते हैं तो फाइंड आउट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हम देखें b की वैल्यू तो 0 आ गई, माइनस का 4, a की वैल्यू 1 आ गई और कैपिटल C की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का c स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 4c स्क्वायर। अब ये 4c स्क्वायर आपके पास, इसमें 3 केस हैं, b स्क्वायर माइनस का 4ac या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा या इक्वल्स टू 0 आएगा। 4c स्क्वायर, c स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका नेचर क्या होगा? नेचर होगा आपके पास हाइपरबोलिक। तो वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कैसी होती है, कैसा नेचर प्रेजेंट करती है? ये नेचर देती है हाइपरबोलिक। तो यहाँ से भी इस तरीके से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। कहने के लिए वेव का है, लेकिन उसने वेव का क्या पूछ लिया? क्लासिफिकेशन पूछ लिया। तो यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से तैयार हो जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि हम इस तरह की पीडी को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, आपके पास जो मैंने पीडी लिखी है, लिखिए del 2y ओवर del t स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर del 2y ओवर del x स्क्वायर। यहाँ से पता चलता है y किस पर डिपेंड करता है? x और t पर, मीनिंग y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t।
अब ये y रिप्रेजेंट क्या करता है, y रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट एट पोजीशन x एंड एट टाइम t। अब हम यहाँ पर, तो ये जो आपके पास PDE है ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या देते हैं, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पर जब हम पढ़ने जा रहे हैं वेव इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के साथ वेव इक्वेशन की कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी होंगी और कुछ इनिशियल कंडीशंस भी होंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये इस पॉइंट को मैंने कंसिडर किया ऑरिजिन, और यहाँ मैंने ये पॉइंट ले लिया ए। तो सबसे पहले मैं लेट कर रही हूँ, मेरे पास एक स्ट्रिंग है ओ ए एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ आपके पास क्या है, एल लेंथ है। ओ ए मीनिंग स्ट्रिंग को मैंने टाइटली दो पॉइंट के बीच में टाइट किया, ओ ए। तो ये जो स्ट्रिंग है ओ ए जो पोजीशन है, ये स्ट्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहाँ पर आपने क्या किया, ये जो आपके पास स्ट्रिंग थी, आपने इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा पुल कर दिया, और पुल करके छोड़ दीजिए तो स्ट्रिंग क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। वही चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीनिंग दो क्लैंप के बीच में टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है ओ और ए के बीच में, जिसकी लेंथ है एल। अब आपने इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा पुल किया, तो जैसे ही आपने स्ट्रिंग को पुल किया, मान लीजिए स्ट्रिंग इस शेप में आ गई, तो इसको हमने किससे डिनोट किया, एक जनरल कर्व से डिनोट कर दिया, y इक्वल्स टू एफ एक्स। इस कर्व का शेप हमने मान लिया कि ऐसा कुछ शेप आ गया, y इक्वल्स टू एफ एक्स। इसके बाद हमने इस पोजीशन से इसको रिलीज करेंगे, और जैसे रिलीज करेंगे ये वाइब्रेट करेगी। तो अब हम लिखते हैं, अगर मुझे इस पोजीशन से इसकी बाउंड्री कंडीशन देखनी है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन डिपेंड्स करती है एंड्स पर, क्योंकि बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री क्या है, इसके एंड पॉइंट है। अब ये जो एंड पॉइंट है, एक तो ओ है और एक ए है। तो बाउंड्री कंडीशन अगर ओ पर मैं बात करूँ, एट ओ पर, एट एंड ओ पर बात करूँ, और आपसे पूछूँ कि यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि आप सॉल्यूशन तो y निकाल रहे हैं ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं ओ पर डिस्प्लेसमेंट y पूछूँ तो क्या है, आप कहेंगे यहाँ तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ओ के तो कोऑर्डिनेट वैसे ही 0 0 होते हैं, y कोऑर्डिनेट 0। तो एट एंड ओ पर y की वैल्यू आ गई 0 एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो इस कंडीशन को आप कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, y x इज 0, t दिस इज इक्वल्स टू 0। तो किसी भी तरीके से कंडीशन आए, आपको दोनों तरह से कंडीशन को पढ़ना आना चाहिए। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ सेकेंड एंड ए पर, एट एंड ए। इस एंड ए की बात करते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप कहेंगे फिर से y कोऑर्डिनेट 0 नज़र आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। तो आप कहेंगे y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू कितना, अब यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग का लेंथ कितना दे दिया, l, तो x आ गया l। अब इसको कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, y x कॉमा t, x क्या है l कॉमा t, और y की वैल्यू क्या है 0। दीज आर बाउंड्री कंडीशंस। तो हमेशा जब भी आप स्ट्रिंग पर काम करेंगे, ये बाउंड्री कंडीशन लिखना और पढ़ना आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, अगर लेंथ l की जगह 2 सेंटीमीटर 2 मीटर समथिंग दे दिया, तो l के प्लेस पे 2 पुट कर लेना। अब आते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कह रहे हैं तो इट्स डिपेंड ऑन टाइम। अब टाइम क्या, आप पढ़ते हैं y x t, x तो पोजीशन था और t क्या है, टाइम। तो अब ये जो दोनों कंडीशन जो भी हम लिखने जा रहे हैं वो t पर डिपेंड है। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग थी, मैंने इसको पुल करके यहाँ ले आए, इसके बाद यहाँ से हमने इसको इनिशियली रिलीज़ किया। तो जब आप कह रहे हैं इनिशियली रिलीज़ किया, तो इनिशियली वर्ड जैसे यूज़ किया तो मीनिंग t की वैल्यू 0। तो जब आप कह रहे हैं इनिशियली, आप एक वर्ड जब भी ये लैंग्वेज पढ़ेंगे लिखा होगा इनिशियली, इनिशियली का मीनिंग t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियली किस शेप में है स्ट्रिंग, y इक्वल्स टू एफ एक्स। y की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ एक्स है। अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कंबाइंड करके,
वाई, एक्स तो एज इट इज़ रहा, लेकिन टी आप क्या पुट कर रहे हो, ज़ीरो, और वाई कितना दे रहा है, एफ एक्स। तो चाहे ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम है। अब इस पोजीशन से इसको आपने रिलीज़ किया, ठीक। तो जैसे रिलीज़ किया, इस पोजीशन से रिलीज़ कर रहे हैं, इसका मीनिंग इनिशियल वेलोसिटी भी इसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और y अगर डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को, तो वेलोसिटी आप निकालेंगे dy बाय dt, ये वेलोसिटी। अब यहाँ d ना लेकर आप क्या ले रहे हैं, डेल y अपॉन डेल t। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियली कह दिया, सो t इक्वल्स टू ज़ीरो पर वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल वाई ओवर डेल टी, मीनिंग वेलोसिटी ज़ीरो एट t इक्वल्स टू ज़ीरो। तो दीज बोथ आर इनिशियल कंडीशन। तो आगे जितने भी आप क्वेश्चंस स्ट्रिंग के लेने जा रहे हैं, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, तो टोटल 4 कंडीशंस हैं, 2 बाउंड्री 2 इनिशियल। बाउंड्री कंडीशन डिपेंड्स ऑन एंड्स, इनिशियल कंडीशन डिपेंड ऑन टाइम। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कंडीशन को लिखना है, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन लेंदी लगेंगे बट क्वेश्चन सिंपल है, इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब मैं लेने जा रही हूँ कि वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से कैसे निकालेंगे। तो यहाँ एक लैंग्वेज लिखी है, इस लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन इस तरह से आता है, सॉल्व डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसे पढ़कर ही पता चल गया कि ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की बात कर रहा है। आगे लिख भी दिया कि सॉल्व वेव इक्वेशन बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उसने मेथड स्पेसिफाई किया अंडर बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस तो मैंने अभी आपको लिखना सिखा दिया, y इक्वल्स टू ज़ीरो एट x इक्वल्स टू ज़ीरो, ये रही कंडीशन, एंड y इक्वल्स टू ज़ीरो एट x इक्वल्स टू l, ये रही सेकेंड कंडीशन। एंड इनिशियल कंडीशंस डेल y अपॉन डेल t, मीनिंग वेलोसिटी इज ज़ीरो एट t इक्वल्स टू ज़ीरो, t इक्वल्स टू ज़ीरो कह दिया, इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो। y इक्वल्स टू एफ एक्स एट t इक्वल्स टू ज़ीरो, मीनिंग इनिशियली जो कर्व, जो हमारे पास स्ट्रिंग है, वो इनिशियली y इक्वल्स टू एफ एक्स के कर्व पर है। अब ये एफ एक्स तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो मैंने जनरल ले लिया, बट एफ एक्स तो कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ तो हम जनरल लेके चल रहे हैं। वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो सिंपल सी बात, 2 बाउंड्री 2 इनिशियल, और इसको आपको करना है सॉल्व। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करते हुए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर, यहाँ से पता चल गया कि y किसका फंक्शन है, आपके पास x और t का फंक्शन है। तो हम सॉल्यूशन क्या लेट कर रहे हैं, लेट y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल T, इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, y को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, x एज ए कॉन्स्टेंट और t का डेरिवेटिव t डैश। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर, x एज ए कॉन्स्टेंट, t का अगेन डेरिवेटिव t डैश। अब ये t डैश क्या है, ये डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल T है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल t, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब अगेन हम y को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेल y अपॉन डेल x, t एज ए कॉन्स्टेंट और x का डेरिवेटिव x डैश। अगेन डिफ्रेंशिएट, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, t एज ए कॉन्स्टेंट और x डैश का डेरिवेटिव x डबल डैश। जहाँ x डैश क्या है, कैपिटल X का डेरिवेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल x के रिस्पेक्ट में। अब जितनी वैल्यू निकाली है अपनी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं, डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर, मीनिंग एक्स टी डबल डैश, इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी एक्स डबल डैश, ये पुट कर दी वैल्यू। अब सॉल्यूशन क्या लेट किया है, क्या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में सिखाया है कि जो सॉल्यूशन लेट किया है उसे डिवाइड कर दो। ऐसा करेंगे तो इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। तो एक्स टी से आपने इसको डिवाइड कर दिया, क्या मिला, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ टी से टी कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो गया टी डबल डैश अपॉन टी इक्वल्स टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इंटू सी स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं, एक साइड टी आ गया, एक साइड एक्स आ गया, मीनिंग वेरिएबल सेपरेट इजीली हो गए। अब इस सी स्क्वायर को मैं इधर लिखने जा रही हूँ, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी, और एक कोई कांस्टेंट लेके चलेंगे, यही तो हमने करा है अभी तक, के।
अब इसी का रोल है और इसी की हेल्प से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल टी। तो देखिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले फर्स्ट को इक्वेट कर रही हूँ के साथ। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू के। तो आप इसे लिख सकते हो एक्स डबल डैश इक्वल्स टू के एक्स, और एक्स डबल डैश को हम लिख सकते हैं डी ऑपरेटर में डी स्क्वायर एक्स माइनस का के एक्स इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर माइनस का के एक्स इक्वल्स टू 0। ये तो आ गई एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से अगर हमारे पास टी के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है तो टी के कॉरस्पॉन्डिंग बना लेते हैं। अभी हम इसे सॉल्व भी करेंगे। 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी इक्वल्स टू के। इन सबको राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दो, तो ये बन गया टी डबल डैश इक्वल्स टू सी स्क्वायर के कैपिटल टी। तो टी डबल डैश को डी ऑपरेटर में आप लिख सकते हो डी स्क्वायर टी माइनस का सी स्क्वायर के कैपिटल टी इक्वल्स टू 0। कैपिटल टी कॉमन ले लो, तो डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के कैपिटल टी इक्वल्स टू 0। यहाँ मैं डाल रही हूँ इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी। बस मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम यहाँ वेव इक्वेशन पढ़ रहे हैं। वेव का मीनिंग वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ठीक। तो मैं अब आपके पास तो ये के आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसके तीनों केस लेकर दिखा रही हूँ, और जब एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप भी इसके तीनों केस डिस्कस करेंगे। तो के की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, तो के की वैल्यू हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेने जा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट केस हम लेते हैं इफ़ के इक्वल्स टू 0। मान लीजिए आपने 0 कंसिडर कर लिया क्योंकि के तो आर्बिट्री है। तो इक्वेशन ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन ए कन्वर्ट हो जाएगा के इक्वल्स टू 0 डी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एम इक्वल्स टू 0 0। आंसर लिख सकते हैं रिपीटेड रूट। सो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू रिपीटेड रूट C1 प्लस C2 एक्स ई रेज टू द पावर 0 एक्स। तो आंसर आ गया x इक्वल्स टू C1 प्लस C2 एक्स, और राइट हैंड साइड कुछ है ही नहीं, सो पी आई की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 0। अब इसी तरीके से सेकंड आपके पास t है, तो t के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। इक्वेशन नंबर यहाँ मैंने यूज़ किया a, और अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ t के लिए इक्वेशन नंबर b। तो इक्वेशन b में k की जगह 0 पुट करो। देखो अगर ये k 0 है तो डी स्क्वायर टी रह गया, तो इक्वेशन रह गई डी स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर इज 0, एम इक्वल्स टू 0 कॉमा 0। रिपीटेड रूट अगेन, और अगर रिपीटेड रूट है तो आपके पास क्या इसका आंसर लिखेंगे, तो कैपिटल टी इक्वल्स टू, दो कांस्टेंट ऑलरेडी ले चुकी हूँ तो नेक्स्ट ले रही हूँ C3 प्लस C4। एक्स में तो नहीं होगा आंसर, टी में होगा C3 प्लस C4 टी। अब आपने x निकाल लिया, t निकाल लिया, तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे yxt। क्या लेट किया था, कैपिटल x कैपिटल t, ये लेट किया था स्टार्टिंग में, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो yxt दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल x C1 प्लस C2x इंटू C3 प्लस C4t। तो आपके पास जो, अगर मैं k की वैल्यू 0 कंसिडर कर लूँ तो मेरे पास एक सॉल्यूशन ये आ जाता है, दिस सॉल्यूशन। अब इसके साथ आपने तो 0 कंसिडर किया, अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं, सेकंड केस लेते हैं। तो सेकंड केस में आपके पास हम यहाँ लेने जा रहे हैं केस 2, के इक्वल्स टू पी स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर है, पी स्क्वायर ले लिया। इक्वेशन ए पर आते हैं, अगेन इक्वेशन ए पर लेकर आ रही हूँ। के की वैल्यू पी स्क्वायर, इक्वेशन ए पर ही काम करते हैं। रखिए के की वैल्यू पी स्क्वायर, तो इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस पी। दोनों डिस्टिंक्ट रूट हैं और राइट हैंड साइड 0 है, सो पी आई 0, और कैपिटल एक्स का आंसर आ जाएगा C f। तो C1 ई रेज टू द पावर स्मॉल p इंटू एक्स, C2 ई रेज टू द पावर माइनस p इंटू एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब हम आगे चलते हैं, कैपिटल टी निकालना है, सो इक्वेशन बी का यूज़ कर लो। अब इक्वेशन बी में आपने पुट क्या करना है, के की जगह पी स्क्वायर,
तो इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर कैपिटल टी इक्वल्स टू 0। फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो, एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन एम इक्वल्स टू प्लस माइनस सी इंटू पी। फिर से डिस्टिंक्ट रूट है तो सी एफ लिख सकते हैं और पी आई 0 होगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। सो कैपिटल टी का आंसर C1 C2 ऑलरेडी ले चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं C3 ई रेज टू द पावर, फर्स्ट रूट इज सी पी स्मॉल टी प्लस C4 ई रेज टू द पावर माइनस, नेक्स्ट रूट माइनस है, माइनस सी पी टी। ये मेरे पास आ गया टी का आंसर। तो अब कैसे लिखना है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन लिखना है x और t की मल्टीप्लाई करते हुए। तो हमने वाई एक्स टी लिख लिया, वाई एक्स टी आ गया कैपिटल X C1 ई रेज टू द पावर पी एक्स प्लस C2 ई रेज टू द पावर माइनस पी एक्स इंटू कैपिटल T C3 ई रेज टू द पावर सी पी टी प्लस C4 ई रेज टू द पावर माइनस सी पी टी। ये मेरे पास आ गया इसका सेकेंड सॉल्यूशन। दिस इज सेकेंड सॉल्यूशन। और किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ये सॉल्यूशन? जब आपने पॉजिटिव लिया k की वैल्यू p स्क्वायर। अब इसी तरीके से केस थर्ड बनाते हैं कि यहाँ तो पॉजिटिव, अब एक ही केस बचता है कि निगेटिव ले लें। k की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर हमने कंसिडर किया। फिर से इक्वेशन ए पर लेके आ रहे हैं। अब k की जगह माइनस पी स्क्वायर रखिएगा। तो इक्वेशन ए आपने लिखा डी स्क्वायर माइनस और ये माइनस बन गया प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, फिर राइट हैंड साइड 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ रूट लिखने में हमेशा बच्चे गलती करते हैं। तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस पी आयोटा, और जैसे आयोटा में आ गया सी एफ लिखने का तरीका यहाँ पर ये है 0। राइट हैंड साइड तो इक्वेशन में 0 है, पी आई 0, सिर्फ सी एफ आएगा। सो कैपिटल X ई रेज टू द पावर 0 इंटू एक्स C1 cos आयोटा का कोफिशिएंट P इंटू एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स। ये आ गया आपके पास CF की वैल्यू। ये सब चीज़ें हमने सेकेंड सेम में पढ़ी हैं ऑलरेडी। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर B पर। इक्वेशन नंबर B पर लेके आती हूँ। अब मैं k की जगह रखने जा रही हूँ माइनस का p स्क्वायर। तो जैसे ही यहाँ माइनस का p स्क्वायर रखोगे अपने आप प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास कन्वर्ट हो गई डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर कैपिटल टी इक्वल्स टू 0। फिर से बना लो ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर से रूट देखिए क्या आएंगे, प्लस माइनस सी पी आई, ये रूट्स आएंगे। फिर से इमेजिनरी है या 0 है। और किसका सॉल्यूशन है? कैपिटल टी का। तो ई रेज टू द पावर 0 इंटू स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी का है। नेक्स्ट कांस्टेंट ले लेते हैं C3 कॉस आयोटा का कोफिशिएंट CP मीनिंग CPT प्लस C4 साइन CPT। निकाल लिया हमने x और t। अब इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? YXT। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल X की और कैपिटल T की। तो फर्स्ट आंसर आपके पास है C1 cos PX प्लस C2 साइन PX इंटू कैपिटल T की मल्टीप्लाई की C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT। 3 आंसर आपको निकाल के दिए, 3 सॉल्यूशन आपको निकाल के दिए। आपको ये देखना है इसमें से कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट है या क्या रीज़न है कि हम ये सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब फिर से याद दिलाती हूँ, पढ़ रहे हो वेव, स्ट्रिंग का वाइब्रेशन। वेव वाइब्रेशन कह रहे हैं, वाइब्रेशन मीनिंग रिपीट करेगा फंक्शन अपने आप को। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो जहाँ वाइब्रेशन मीनिंग पीरियोडिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ साइन और कॉस ही हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसीलिए हम इसका जो सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं वेव इक्वेशन का, वो थर्ड सॉल्यूशन जो केस थर्ड आपने पढ़ा है, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? माइनस पी स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन आपके पास होगा C1 cos PX प्लस C2 साइन PX, C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT। ये आपके पास होगा 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन हमने लिख लिया YXT इक्वल्स टू C1 cos
CPT, सॉरी C1 cos CPT नहीं, C1 cos PX प्लस C2 sin PX, C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने ब्लॉक किया, यहाँ तक आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करके लेके आ चुके हैं। अब इस सॉल्यूशन में कांस्टेंट देखिए, C1 C2 C3 C4, P हमने लेट किया तो एक P भी है, तो हमें C1 C2 C3 C4 और P फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन। तो सबसे पहले हम जो अप्लाई करते हैं हर क्वेश्चन पर, वो अप्लाई करते हैं हम बाउंड्री कंडीशंस। तो यहाँ पर मैं आपको अब दिखाती हूँ इसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं। तो हम बाउंड्री कंडीशन पर आते हैं। तो देखिए यहाँ हमने बाउंड्री कंडीशंस पढ़ी थी एंड पॉइंट्स पर। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, जब x की वैल्यू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। तो अब हम अपने सॉल्यूशन में x की जगह 0 पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट 0। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, यहाँ हम नंबरिंग कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। जब इनिशियल पर आएंगे तो ये कंडीशन हमारे पास थर्ड, और ये कंडीशन हम फोर्थ पर अप्लाई करेंगे। इसी सीक्वेंस में हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन पर आपने अप्लाई किया बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट। अब बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0। तो रखिए अपने सॉल्यूशन में y के प्लेस पर 0 और x के प्लेस पर 0, y इक्वल्स टू 0 and x equals to 0. So C1 x के प्लेस पर जैसे ही 0 रखेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप यहाँ पर, C1 cos 0 प्लस C2 sin 0। तो वैल्यू क्या मिलेगी, ओनली cos 0 इज़ 1। तो फर्स्ट ब्रैकेट से सिर्फ आपको एक ही वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू मिलेगी C1। जैसे C1 cos 0 इज़ 1 एंड C2 sin 0 इज़ 0। टी का तो कोई रोल ही नहीं है, टी है ही नहीं, तो इस ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख लीजिए, C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। अब आपसे ये कहा है कि जब भी आप कंक्लूजन ड्रॉन करें और यहाँ 0 रखा हो तो ध्यान से कांस्टेंट को देखें कि कौन सा कांस्टेंट पॉसिबल है। देखिए यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाए या C1 0 हो जाए। तो अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को 0 कहूँ तो सॉल्यूशन पर आ जाइए, ये आपका सॉल्यूशन है। ये ब्रैकेट वही ब्रैकेट है जो यहाँ लिखा है। अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो मेरा पूरा सॉल्यूशन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये ब्रैकेट तो 0 नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा कि C1 इक्वल्स टू 0। ये कंक्लूजन आ गया कि C1 की वैल्यू 0 है। कब, जब आपने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की। जैसे ही आपने कांस्टेंट निकाला, अपने इस सॉल्यूशन को अपडेट कर दीजिए। सॉल्यूशन में C1 की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। सो yxt C1 इज 0, क्या रह गया, ओनली C2 sin PX एंड C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। अब हमें सॉल्यूशन 2 से कोई मतलब नहीं है। अब हमारे लिए जो नया सॉल्यूशन है ये इक्वेशन नंबर 3, नया अपडेटेड सॉल्यूशन ये है। अब हमें आगे का काम इस 3 पर करना है। 2 से हमारा कोई आगे कोई प्रोसीजर में कोई रोल नहीं होगा। अब हम इस पर सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिए फिर से लेके आती हूँ। सेकंड बाउंड्री कंडीशन सेकंड एंड पर है। अब इस एंड पर क्या है, x की वैल्यू L और y डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। ये लिखा y इक्वल्स टू 0 वेयर x इक्वल्स टू L। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन सेकंड, कंडीशन लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू L पर, मीनिंग x के प्लेस पर L रखते जाइए और y की वैल्यू 0। सो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में अपडेटेड सॉल्यूशन में y इक्वल्स टू 0 C2 sin P, x के प्लेस पर L, यह आ गया C2 sin PL, और T में तो हमने कोई चेंजेस करा ही नहीं है, तो C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, ये वैल्यू आ गई। अब फिर से कंक्लूजन देखते हैं। अगर मैं इस ब्रैकेट को 0 कर दूं तो ये जो मेरा अपडेटेड सॉल्यूशन है ये एज इट इज़ वही ब्रैकेट है, ये सॉल्यूशन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है। तो पॉसिबिलिटी में आपके पास आता है C2 sin PL इक्वल्स टू 0। अब आप कहेंगे इसमें C2 को 0 कहें या sin PL को 0 कहें, तो चलिए C2 को देखते हैं।
अगर मैंने C2 को 0 कहा, फिर से सॉल्यूशन पर लेके आ रही हूँ, अगर मैंने C2 को 0 कहा तो जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे सॉल्यूशन फिर से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो गई, C2 की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो एक ही ऑप्शन बचा, साइन PL इक्वल्स टू 0। साइन PL इक्वल्स टू 0, इसकी जनरल वैल्यू लिख ली साइन n पाई। साइन साइन कंपैरिजन कर सकते हैं, PL इक्वल्स टू n पाई। तो P हमने लेट किया था, P की वैल्यू आपके पास आ गई n पाई बाई L, ये निकाल लिया हमने। एक और कांस्टेंट की वैल्यू P इक्वल्स टू n पाई बाई L। अब ये P की वैल्यू कहाँ अपडेट कर दें, अपने रिसेंट सॉल्यूशन, ये जो आप इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन 3 में जहाँ पर भी P आपको नज़र आ रहा है वहाँ P क्या अपडेट करने जा रहे हैं, n पाई बाई L, और हम अपना अपडेटेड सॉल्यूशन लिखेंगे। चलिए करते हैं इक्वेशन 3 को अपडेट, अपना रिसेंट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस में आपने इसको अपडेट किया, तो ये अपडेशन के बाद बन गया y(x(t), दिस इज इक्वल्स टू C2 साइन P की वैल्यू रखनी n पाई बाई L, सो n पाई x अपॉन L। C3 cos P की वैल्यू n पाई बाई L, दिस इज n पाई बाई L इंटू T, प्लस C4 साइन C n पाई बाई L इंटू T। ये मेरा अपडेटेड सॉल्यूशन है। तो अब मैंने इसको डाला इक्वेशन नंबर 4, मीनिंग अब मेरा कोई रोल नहीं है इक्वेशन नंबर 3 का, मैं आगे इक्वेशन 3 को कहीं यूज़ नहीं करने जा रही हूँ, मैं अपना रिसेंट सॉल्यूशन यूज़ करूँगी आगे की वैल्यू के लिए। तो मेरे पास बचा क्या निकालने के लिए, C2 C3 C4, तो मेरे पास दोनों बाउंड्री कंडीशन कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब नेक्स्ट बारी है इनिशियल कंडीशन की, और जिस सीक्वेंस में मैं कंडीशन अप्लाई करती जा रही हूँ आप भी उसी सीक्वेंस में काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्री कंडीशन को पुट करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन की इनिशियल कंडीशन क्या है। तो इनिशियल कंडीशन की जब हमने बात की थी वो डिपेंड करती है टाइम पर। तो जब स्ट्रिंग इनिशियली हमने स्ट्रिंग को पुल किया था तो इनिशियली स्ट्रिंग इस पोजीशन में आ गई थी। इनिशियली कहा तो जब t की वैल्यू 0 है तो आपके पास इस पोजीशन में है जिसे हमने fx लेट किया, तो y क्या है fx। इसके बाद हमने इसको रिलीज किया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो जैसे हम रिलीज करेंगे तभी वाइब्रेशन होंगे, इसका मीनिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्ट्रिंग की, 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट किया है, डेल वाई अपॉन डेल टी से। तो वेलोसिटी 0 एट टी इक्वल्स टू 0। तो ये जो 0 की कंडीशन है, कहीं पर भी आगे काम करेंगे जहाँ पर ये 0 की कंडीशन है उसे पहले अप्लाई करेंगे। तो मैं अप्लाई करने जा रही हूँ थर्ड कंडीशन, लेकिन थर्ड कंडीशन अप्लाई करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, डेल वाई अपॉन डेल टी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल वाई अपॉन डेल टी। तो अपने इक्वेशन 4 पर आते हैं। इक्वेशन 4 में हम ऑलरेडी y निकाल चुके हैं। अब y की हेल्प से हम फाइंड आउट कर रहे हैं डेल वाई अपॉन डेल टी, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, x का तो कोई रोल नहीं, ये तो एज इट इज लिख लीजिए, C2 साइन n पाई x अपॉन L। इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट किया तो cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन, सो C3 साइन, दिस इज सी एन पाई टी अपॉन एल, और t का कोफिशिएंट है इंटू सी एन पाई अपॉन एल। अब साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, तो C4 cos सी एन पाई टी अपॉन एल, और t का कोफिशिएंट सी एन पाई अपॉन एल। ये आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया। कंडीशन पढ़िए, ये रही कंडीशन, वेलोसिटी इज 0 व्हेन t इक्वल्स टू 0। तो वेलोसिटी तो 0 पुट कर दी और t की जगह कंप्लीट इक्वेशन में 0, तो रखते हैं C2 साइन n पाई x अपॉन एल। रखिए t की जगह 0, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो क्या रह गया C4 n पाई c अपॉन एल, ये रह गया। फिर से सोचना है कौन सा टर्म 0 होना चाहिए, सॉल्यूशन को देखते हुए सोचना है। दो ऑप्शन है, या तो ये ब्रैकेट 0 हो जाए या ये ब्रैकेट 0 हो जाए, दो ही ऑप्शन है। अगर इस ब्रैकेट को 0 कह दिया तो सॉल्यूशन, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये ब्रैकेट 0 हो गया तो सॉल्यूशन 0 हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा दिस, तो आपके पास ऑप्शन बचा C4 n पाई c बाय एल इक्वल्स टू 0। तो इसका मीनिंग C4 की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, C4 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कांस्टेंट निकल के आ गया C4 की वैल्यू। अब ये जो C4 है अपने सॉल्यूशन में अपडेट कर दीजिए।
और अपने सॉल्यूशन को यहाँ पर अपडेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में हम इसे पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में आप जैसे ही पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा yxt दिस इज इक्वल्स टू C2 साइन n पाई x अपॉन l। C4 के प्लेस पे 0, ये तो 0 हो गया, सिर्फ C3 बचा, तो ये रह गया C3 cos n पाई CT अपॉन l। दिस इज न्यू अपडेटेड सॉल्यूशन और ये डाल दिया अब इक्वेशन नंबर 5, मीनिंग अब इक्वेशन 4 का कोई रोल नहीं, इक्वेशन 5 से हम आगे मूव करेंगे। तो देखिए अब हम लोग टोटल 3 कंडीशंस का यूज़ कर चुके हैं और एक लास्ट इनिशियल कंडीशन बची है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कंडीशन है कंडीशन नंबर 4, जहाँ पर कहा गया कि इनिशियली जो स्ट्रिंग है वो y इक्वल्स टू एफ एक्स पोजिशन पर है। तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है एफ एक्स वेयर t इक्वल्स टू 0। तो एक लास्ट कंडीशन हमारे पास है। अब इस कंडीशन को कहाँ अप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 5 पर अप्लाई करना है, जो हम यहाँ पर मोस्ट अपडेटेड सॉल्यूशन तक आ चुके हैं। लेकिन इस पर अप्लाई करने से पहले अब आपके पास एक लास्ट कंडीशन है, यहाँ लिखती हूँ कंडीशन है y इक्वल्स टू एफ एक्स एट t इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन एक लास्ट बची है। जब ये लास्ट कंडीशन रह जाए तो उससे पहले आपको एक मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखना है। अब जनरल सॉल्यूशन लिखना आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में ऑलरेडी सीखा है। C2 C3 ये 2 कांस्टेंट बचे हैं, इनकी हेल्प से आप क्या करें, C2 और C3 C3 को आपने लिख लिया bn, ये आपने लगाया bn और इसके आगे आपने अप्लाई कर दिया समेशन, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन कह रहे हैं। सो 1 टू इन्फिनिटी साइन n पाई x अपॉन l और ये आपके पास आ गया cos n पाई CT अपॉन l, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5 का कोई रोल नहीं, अब इक्वेशन नंबर 6 पर काम करेंगे। तो अब आपके पास ये जो लास्ट हमारे पास 4th कंडीशन है ये अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई इनिशियल कंडीशन जिसका हमने नंबरिंग दिया हुआ है 4th। क्या करना है, t के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर एफ एक्स। तो रखिए y के प्लेस पर एफ एक्स और t के प्लेस पर 0। तो दिस इज समेशन bn, सिर्फ t का रोल है, x का कोई रोल नहीं, इसको एज इट इज नोट कर लीजिए n पाई x अपॉन l और t के प्लेस पर 0 मीनिंग cos 0 1, cos 0 आपके पास आ गया 1 वेयर n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही आपने इस कंडीशन को अप्लाई किया आप यहाँ पहुँच गए। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एक ही कांस्टेंट बचा है bn। अब इसे देखकर क्या याद आता है, ये हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है, दिस इज हाफ रेंज साइन सीरीज है, हाफ रेंज साइन सीरीज, ये हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है। तो अब हम हाफ रेंज साइन सीरीज का इजीली फॉर्मूला यूज़ करके ये bn की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ एक्स आपके पास ये रहा, तो जहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आप bn की वैल्यू का सिर्फ फॉर्मूला लिखकर छोड़ दें। bn इक्वल्स टू हाफ रेंज का फॉर्मूला 2 अपॉन l, l क्या थी, स्ट्रिंग की लेंथ थी, 0 टू l। क्या लिखते हैं यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स इंटू साइन n पाई x अपॉन l dx। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इस लिमिट में, आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, bn की वैल्यू मिल जाएगी। तो bn की वैल्यू जैसे ही मिलेगी कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में। तो अब आप इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो फाइनल सॉल्यूशन का आंसर दे रहे हैं yxt दिस इज इक्वल्स टू, जो आपने जनरल सॉल्यूशन लिखा है इसको एज इट इज़ लिख लें, समेशन bn साइन n पाई x अपॉन l cos n पाई ct अपॉन l वेयर n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। स्पेसिफाई कर दें वेयर bn इक्वल्स टू, दिस इज 2 बाई l 0 टू l एफ एक्स साइन n पाई x अपॉन l dx। ये आपके ने bn को स्पेसिफाई कर दिया। अब आगे आप जो भी स्ट्रिंग के क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ एफ एक्स की जगह कोई फंक्शन दे दे, x दे दे, एक्स स्क्वायर दे दे, कोई भी फंक्शन दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर उसको रखकर इजीली इंटीग्रेट करके bn की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि मान लीजिए यहाँ एफ एक्स की वैल्यू उसने इन टर्म्स ऑफ साइन ही दे दी, तो यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो यहाँ तो हमें ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं, दोनों साइड साइन है, तो बाय कंपैरिजन हम इजीली bn की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये अब हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ हमें हाफ रेंज साइन सीरीज़ लगानी है
या हम डायरेक्टली कंपैरिजन से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये प्रोसीजर कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को, और जितने भी आप इसके आगे के क्वेश्चंस लेंगे या एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, तो जो प्रोसीजर आज हमने रिपीट किया है तो ये मान के चलिए इक्वेशन नंबर 6 तक, ये जो आपने इक्वेशन 6 निकाली है ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यहाँ तक सेम है। क्वेश्चन चेंज कहाँ होंगे, हर बार क्वेश्चन चेंज होगा इस स्टेप पर। तो आप जो भी क्वेश्चन करें इक्वेशन नंबर 6 तक क्वेश्चन सेम रहेंगे। ओके, थैंक यू।